केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर चुका है और इस वक्त हमारे साथ है रतन कुमार पोद्दार जो आईएमसी के चेयर मेंबर है। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? खास तौर पर आम इंसान का सबसे ज्यादा ध्यान था कि इनकम टैक्स में कितनी राहत मिलेगी, तो क्या वाकई में लगता है कि इनकम टैक्स में राहत मिली है? क्योंकि 7 लाख से लेकर 12 लाख तक इनकम टैक्स में राहत मिली है। इनकम टैक्स में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है और जो रिफॉर्म का युग स्टार्ट किया था पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने, एक नया युग स्टार्ट किया था उन्होंने, और उस समय उनके युग को इस तरह से याद किया जाता है कि एक इनकम टैक्स युग के अंदर और एक नया रिफॉर्म किया। लोग इस बजट में वित्त मंत्री जी की घोषणाओं को, जो अनाउंसमेंट हुआ है उसको सुनकर लोग उस युग को भूल जाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। 7 लाख से 12 लाख 5 लाख तक की एक्स्ट्रा छूट देना, जबकि 5 लाख का डिडक्शन नहीं मिलता था बेसिकली, अब 5 लाख तक की एक्स्ट्रा छूट देना और काफ़ी दूसरी जो सहूलियतें उन्होंने सभी वर्ग को दी है, ये काफ़ी तारीफ़ काबिल है और जन सामान्य तक इसका फ़ायदा जरूर पहुंचेगा। मैं सीतारमण जी के प्रति जो मेरे मन में विचार थे, क्या ये बड़ी कंजूस है, कुछ देती नहीं है, तो इस बजट को देख के वो मेरी अवधारणा थी वो ख़त्म हो गई है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि मिडिल क्लास के पास कुछ स्पेंड करने के लिए पैसा एक्स्ट्रा बचेगा, वो पैसा एक्स्ट्रा इकोनॉमी में आके जीएसटी और इनकम टैक्स के रूप में वापस सरकार और देश को उत्थान के लिए मार्ग पे ले जाएगा। कैसे, मतलब सरकार ये कैसे कर पाई कि जब इलेक्शन थे तब इतनी इनकम टैक्स में राहत नहीं मिली थी, अब जबकि ऐसे बोला जाता है विपक्ष की तरफ से कि इलेक्शन है इसीलिए अच्छा बजट पेश किया, अब तो कोई इलेक्शन भी नहीं है, फिर भी इतना बेहतर बजट खासतौर पर आम इंसान के लिए किया गया कि 12 लाख तक अगर आपकी कमाई है तो भी आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। तो भाजपा सरकार या केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये कैसे मैनेज कर पाई? मतलब ऐसी क्या राहत मतलब देने का प्रावधान उन्होंने किया ताकि आम इंसान को तो राहत मिले लेकिन सरकार का या देश का नुकसान ना हो? देखिए, काफ़ी दिनों से ये ड्यू था इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाने का। पिछले 3-4 बजट में उन्होंने दिया नहीं, काफ़ी डिमांड होती थी मिडिल क्लास की तरफ से। क्या है कि किसानों को सब तरह की छूट मिल जाती है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को छूट मिल जाती है, मिडिल क्लास को छूट नहीं मिलती है। मिडिल क्लास ने इस समय केंद्रीय चुनाव में भी और पर्टिकुलरली महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में काफ़ी अच्छे तरह से अभूतपूर्व सहयोग दिया है। तो सरकार का कुछ दिल पसीजा है और उन पर उन्होंने जो छूट की बरसात की है वो एक तरह से लोग काफ़ी खुश हैं उससे। जो आगे चलकर ये बजट का आगामी 5 साल का एक उन्होंने एक लेखा जोखा पेश कर दिया है कि बजट सरकार उदारवादी रहेगी तो सरकार के पास टैक्स का कलेक्शन भी आएगा। इस बजट से उन्होंने ये घोषणा या मैसेज देने की कोशिश की है कि करदाताओं पर विश्वास कीजिए। करदाताओं पर विश्वास करेंगे आपको और कर मिलेगा, और करदाताओं पर विश्वास नहीं करेंगे तो वो आपको कर कम ही मिलेगा। उन्होंने जो दूसरी पॉलिसीज भी है गवर्नेंस के बारे में बताया, वो बहुत अच्छी चीज़ें बताई है उन्होंने। सर, साथ ही अगर बात करें जिनकी इनकम जो है वो 16 लाख से 20 लाख तक है, उनको 20% इनकम टैक्स दिया है, तो क्या उनको भी राहत मिला है या 20% आंकड़ा ज़्यादा है? देखिए, वो कैलकुलेशन सब करने पड़ेंगे, लेकिन राहत सभी को है, किसको कम है किसको ज़्यादा है, लेकिन राहत मिली है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और कोई 1000-2000 रुपये की राहत नहीं मिली, जिसको भी राहत मिली है वो काफ़ी अच्छे परिणाम में मिली है। तो वो उसमें कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए कि मुझे कम मिला है मुझे ज़्यादा मिला है। हाथ की 5 उंगलियां एक जैसे नहीं होती है, तो छूट देते हैं किसी को कम मिलेगी किसी को ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जो उनकी मुख्य भावना है वो दिखनी चाहिए। वित्त मंत्री जी की जो भावना है वो इस साल इस बजट में छूट देने की ही भावना थी और सभी वर्गों को उन्होंने छूट देकर खुश किया है। अगर बात करें कि मोदी सरकार, भाजपा सरकार ने हमेशा आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान दिया है, ऐसे में अगर इनकम टैक्स करदाताओं को 12 लाख के जो इनकम है जिनकी, उनको टैक्स भले ही ना भरना पड़े, लेकिन उनका क्या, जो आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रहे हैं, जो नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, क्या उनको भी कोई राहत, उनके लिए भी कोई नई योजना इस बजट में देखने को मिल रही है? स्टार्टअप्स के लिए भी उन्होंने जो क्रेडिट लिमिट थी वो बढ़ाई है, एमएसएमई के लिए भी उन्होंने क्रेडिट लिमिट बढ़ाई है। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए मुख्य चीज़ रहता है कि प्रोडक्शन यहाँ होना, आत्मनिर्भर का मतलब है। तो प्रोडक्शन के हिसाब से भी इंडस्ट्री को भी उन्होंने इनडायरेक्ट रूप में काफ़ी छूट दी है, उसका छूट का फ़ायदा प्रोडक्शन के अंदर भी मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत में भी आपको चीज़ें देखने मिलेगी। खास तौर पर ऐसे कौन से हाईलाइट पॉइंट्स रहेंगे जो आत्मनिर्भर भारत या स्टार्टअप इंडिया के लिए जरूरी इस बजट में देखने को मिले? देखिए, आत्मनिर्भर भारत में एक
चीज़ें की घोषणा होती जा रही है। जैसे 2 दिन पहले हमारे वैष्णव साहब जो टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, उन्होंने एआई के बारे में घोषणा की थी कि 10 महीने में हमारा खुद का एआई का एक प्रकल्प होगा। वो जो चाइना और अमेरिका के जो प्रकल्प है उनको भी बीट करेगा। अब जैसे उड़ान की नई स्कीम शुरू करें, 120 नई जगहों पे उन्होंने एयरपोर्ट्स और वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत में एक से दूसरी चीज़ें जुड़ी रहती है। हमको प्रमोशन मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से पूरा सोच है, सरकार का विज़न है ये क्लियर कि अब जो भारतीय है उनको प्रोडक्शन के लिए ध्यान दिया जाए, प्रोडक्शन करने में सहूलियत हो, और जब सहूलियत होगी तो लोग अपने आप ही आगे आते जाएंगे इसके अंदर। एक होता है कि इनकम टैक्स में राहत मिलना, दूसरा होता है इनकम टैक्स फाइल भरना। ये भी एक बहुत ही जटिल प्रोसेस होती है। तो इनकम टैक्स फाइल करना भी आसान कर दिया है, क्या सच में आसान कर दिया है? इनकम टैक्स फाइल पहले भी आसान था, अब और उसमें काफ़ी जो जटिलताएं थी वो कम कर दी गई है। नंबर ऑफ इनकम टैक्स पेई कैसे बढ़े, सरकार का ये चिंता का विषय जरूर रहेगा, क्योंकि इतनी छूट दी है तो इनकम टैक्स पेई जो मैं समझता हूँ कि पेई कम ही होंगे। लेकिन अगर इनकी इनकम बढ़ेगी, मुख्य रूप से इनकम बढ़ेगी तभी पेई बढ़ेंगे। तो इनकम बढ़ाने पे सरकार ने ध्यान दिया है कि जो चीज़ हो रही है वो इनकम होनी चाहिए। आदमी की इनकम होगी तो खर्चा भी करेगा और टैक्स भी देगा। साथ ही साथ अगर केवाईसी के प्रोसेस अगर देखा जाए तो केवाईसी प्रक्रिया में भी आसान कर दिया गया है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा समझा दीजिए दर्शकों को, ताकि पता चले कि केवाईसी को आसान करना मतलब एग्जैक्टली सरकार ने क्या किया है। केवाईसी एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको सब जगह लगती है, चाहे आप बैंक में खाता खोलें तभी, आपका लॉकर खोलें तभी, आपका बिजनेस हो उसके लिए भी, आप फंड कहाँ जमा करें, शेयर लें तो भी रहती। तो केवाईसी की एक सेंट्रल केवाईसी की उन्होंने जो व्यवस्था की है उसमें काफ़ी लचीलापन और काफ़ी छूट दी है। एक जगह ही अगर केवाईसी का सरकार करने में सफल हो जाती है तो ये मेरे ऐसे मध्यम वर्गीय लोग के लिए तथा जो छोटे छोटे लोग हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा उनके लिए। सर, बुजुर्गों के लिए अगर बात करें, वोटर्स होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनका टीडीएस दुगना कर दिया गया है। इसका क्या मतलब निकलता है कि इसका कितना फायदा होगा और इससे सरकार को कैसे नुकसान नहीं होगा? उनका टीडीएस दुगना नहीं किया है, टीडीएस में छूट कर दी गई है। जो छूट है वो दुगना कर दी गई है, तो सीमा दोगुनी कर दी गई है। तो उससे उनके हाथ में पैसा जल्दी आएगा, पहले पैसा आ जाएगा। जो पैसा 1 साल बाद में आता था वो उसी साल में आ जाएगा, उनको खर्च करने के लिए मिलेगा। और जो सीनियर सिटीजन रहते हैं उनके पास पैसे की कमी रहती है जनरली, जो मध्यम वर्गीय है तो उनके पास पैसा अधिक मिलेगा खर्च करने के लिए, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरह से बिता पाएंगे। अगर किसी एक सीनियर सिटीजन को महीने का 2000 रुपया भी एक्स्ट्रा टीडीएस कम कटा तो 2000 रुपया बहुत बड़ी रकम होती है एक के लिए। सर, टीसीएस की सीमा भी जो है, वित्त मंत्री ने कहा कि टीसीएस की सीमा जो है 7 लाख से 10 लाख कर दी गई है। तो ये क्या मतलब, ये योजना किस तरह से लागू, योजना मतलब ये टीसीएस की सीमा बढ़ाने से क्या फायदा होगा आम इंसान को? टीसीएस और टीडीएस एक ही चीज है बेसिकली। टीडीएस जो रहता है टैक्स डिडक्टेड सोर्स रहता है, जो टैक्स आपको रकम देता है, आपको इनकम देता है वही काट लेता है। और टीसीएस है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो जो टैक्स कलेक्ट करता है वो काटता है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड ही है, दोनों में ही बेनिफिट है। सीनियर सिटीजन को दोनों में बेनिफिट दिया गया है। तो अगर ओवरऑल बजट की बात करें तो किसान, महिला है, एससी, एसटी, आदिवासी, या बात करें कि जो नौकरी करने वाले लोग हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ इस बजट में? सबसे ज़्यादा फायदा नौकरी वर्ग को हुआ है, किसान वर्ग को भी फायदा हुआ है। उनको इनडायरेक्ट रूप में बेनिफिट ज़्यादा मिला, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट्स के हिसाब से उनको फ़ायदा मिला है। सीनियर सिटीजन के लिए मैं रेलवे के अंदर जो पहले छूट मिलती थी कोरोना काल के पहले, वो छूट बंद कर दी गई है। मैं उस छूट को वापस लागू करने के लिए रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जो 75+ है उनको तो मिल ही जाती है छूट ट्रैवलिंग में। तो ये ट्रेन में मिलने से जो लोग सीनियर सिटीजन, उनकी जेब जो ढीली ज़्यादा हो रही है वो आराम से यात्रा कर पाएंगे। और उच्च श्रेणी में जो उनके लिए फिजिकल कंपल्शन हो जाते हैं कि मैं 2 AC में ट्रैवल नहीं कर पाता हूँ तो फर्स्ट AC में ट्रैवल करूँ, 3 AC में नहीं कर पाता हूँ तो 2 AC में, तो उच्च श्रेणी में ट्रैवल करके उसी खर्चे में अपने बजट को वो मैनेज कर सकते हैं। ये रेल मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि अगले बजट के पहले ही ये मुझे लगता है कि कुछ, जब इतने लोगों को छूट दी है उन्होंने दी है, तो इस पर भी जरूर वो ध्यान देंगे इसको। जाते जाते आखिरी सवाल, मोदी कार्यकाल का अगर बात करें, तीसरा उनका कार्यकाल है मोदी सरकार का, और ये उनके तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है, कितने नंबर देना चाहेंगे?
10 में से 10.5 नंबर। 10 में से 10.5 बहुत अच्छा बजट है। पहले जो बजट होते थे उसमें मैं 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर दिया करता था, तो 10 में से 10 नंबर तो नहीं बोल सकते हैं, बाकी 8 से 9 नंबर जरूर सभी लोग देंगे। और जो नहीं लोग दे रहे हैं उसके पीछे उनके कुछ व्यक्तिगत कारण हो तो बात दूसरी है। ओवरऑल समग्रता से देखेंगे, भारत के जो 140 करोड़ जनता के लिए है, इसमें काफ़ी अच्छी उन्होंने घोषणाएं की है और ज़रूर अगले बजट में इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। वित्त मंत्री जी अगले बजट में और अधिक छूट और लोगों को फैसिलिटी देने की घोषणाएं करेंगी। बातचीत करने के लिए तो हमारे साथ थे पोद्दार सर, जिन्होंने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो ये बजट है उसको उन्होंने 10 में से 10.5 नंबर दिया। हालांकि वो कह रहे कि बहुत ही अच्छा बेहतर बजट उनके लिए, खास तौर पर जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी राहत भाजपा सरकार की तरफ से या कह सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया।